सॉरी, लैपटॉप पे क्या करवा लूं? घर से करना ये बात सही। आप असाइनमेंट बना रहे हो ना? बना लिया तो वो सबमिट कर दें। नेक्स्ट आपकी बनी है? ठीक है। एमसीक्यूज होंगे तकरीबन कितने नंबर का पेपर होता है आपका? 20 क्वेश्चंस होंगे बस। ठीक है, 20 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से 1 नंबर का मतलब 1 क्वेश्चन होगा। लिखना कुछ नहीं होगा, बस एमसीक्यूज ऑप्शन होंगे। नहीं, हाँ बिल्कुल। ऊप्स के बारे में थोड़ा सा और कितने स्टूडेंट्स ने आना? आ रहे बस, और तो नहीं कोई आएगा? अच्छा, मैंने लास्ट टाइम हैश मैप करवाया था ना आपको, तो आपको मैंने कहा था ये ज्यादातर कंपैरिजन के लिए यूज होता है, तो मैंने वैल्यूज तो पुट कर दी थी मगर उसको कंपेयर नहीं करके दिखाया था। तो मैंने दोबारा से 2 हैश मैप ले लिए, स्ट्रिंग टाइप का हैश मैप है, एक डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये सेकंड हैश मैप है। रिकॉर्डिंग ऑन। अच्छा, ये हैश मैप डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ये डिफरेंट वैल्यूज में पास करूंगा, इसमें डिफरेंट वैल्यू पास करूंगा। फिर उसके बाद कोई एक की जो है ना वो मैं पहले तो यूनिक होंगी, फिर एक की जो होगी वो डुप्लीकेट हो रही होगी, ठीक है, मतलब दोनों हैश मैप में वो पड़ी होगी। तो हैश मैप है क्या, एक जिस तरह अरे होती है ना, बिल्कुल वही चीज है, मगर इसमें जो है उस अरे में आप इंडेक्स देते हैं, मतलब 0 के इंडेक्स पे ये वैल्यू पड़ी है, 1 के इंडेक्स पे ये वैल्यू पड़ी है, ठीक है, 3 के इंडेक्स पे ये वैल्यू पड़ी है। इसमें आप उस की को इंडेक्स की जगह जो है ना नेम दे देते हैं कि उस की का ये नेम है। अगर जिस तरह आप इंडेक्स को डुप्लीकेट करेंगे ना,
तो और वैल्यू कोई पास करेंगे, जैसे 0 को आपने 2 दफा वैल्यू पास की, जो नेक्स्ट वैल्यू होगी ना लेटेस्ट वो अपडेट हो जाएगी। ठीक है, इसमें भी सेम वही सीन है कि जैसे आप जो है वो सेम की नेम दोबारा यूज करेंगे ना तो वो डुप्लीकेट कर देगा उसको, मतलब डुप्लीकेट नहीं करेगा उसको, अपडेट ओवरराइट कर देगा पिछली वाली जो आपने अरे में की बनाई थी। ठीक है, अब ये मैंने 4 वैल्यूज, दो वैल्यूज जो है ना वो मैंने पुट कर दी दोनों डिफरेंट्स में, हैश मैप में। इसमें होता है कि मैप का जो हमने इंस्टेंस बनाया है #1 के नाम से, कौन बड़ा करना, ठीक है। अच्छा, ये इंस्टेंस है #1, इस वाली हैश मैप का 2 हैश मैप बनाई है मैंने, और एक का इंस्टेंस सेम है #2। ठीक है, मैंने #1 में पहले 2 वैल्यूज रख दी, उनके की नेम्स है, मतलब की नेम मतलब इंडेक्स टेस्ट है, और दूसरी वैल्यू है test2 के नाम से। ठीक है, इस तरह मैंने सेकंड वाली जो डाटा स्ट्रक्चर है उसमें भी दो वैल्यूज रख दी, एक का नाम मैंने test1 रख दिया, एक का नाम मैंने test4 रख दिया। अब मैं इन दोनों को मैच कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा स्ट्रिंग ले लो एक y, इसके अंदर सारा की सेट जो है ना वो पास कर दो। ठीक है, की सेट क्या है, की सेट ये है, जब आप हैश मैप लिखते हैं ना, मतलब आपने कहा #1, ठीक है, डॉट पुट, तो इसने आपको क्या कहा कि स्ट्रिंग की और स्ट्रिंग वैल्यू, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप की रही है इसलिए वो आपको कह रहा है स्ट्रिंग। अगर इंटीजर टाइप का हैश मैप बनाएंगे वो आपको कहेगा इंटीजर। ठीक है, तो ये एक की होती है और एक वैल्यू होती है। की क्या चीज है, की वही है जो मैंने आपको बताया, जो इंडेक्स आप रखते हैं ना अदर अरे में, वही चीज है। ठीक है, तो मैंने दो अब मैं इनको मैच करने जाता हूँ, मैं ब्रेक पॉइंट लगा लिया हुआ है और मैं इसको सिमुलेटर में चेक करता हूँ। फिलहाल कोई भी की ऐसा नहीं है जो दोनों में जो है ना वो रिजेम्बलेंस रखता हो, मिलता हो, कोई नहीं है, राइट। इसको मैच करना भी नहीं चाहिए, कह रहा नॉट मैच। ठीक है, ये देखें, ये बाय में जो वैल्यू आ रही है मैं दिखा देता हूँ आपको। बाय में जो वैल्यू आई है वो आई है टेस्ट, ये रही पहली वाली। ठीक है, इसने कहा कि जो y की वैल्यू ना वो चेक करो #2 में है, #2 में नहीं है, तो इसको फिट होना चाहिए। ठीक है, वो कह रहा है नॉट मैच। अब मैं इसको बंद करके दोबारा से कोई एक चीज ठीक है, कौन सी वैल्यू है इसमें हम देख लेते हैं। test2 है, और test2 जो है वो #2 में नहीं है। ठीक है, ओ सॉरी, मैंने F9 प्रेस कर दिया, दोबारा लॉन्च करना पड़ेगा। F8 होता है स्टेप ओवर के लिए ना। ठीक है, तो कीज बहुत छोटी है, अभी है इसमें test2 मैच नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या था, अब है y में टेस्ट, और देखो #2 और #1 मतलब 2 हैश में एक ही वैल्यू जो है वो रिजेम्बलेंस, एक ही वैल्यू जो है ना वो सेम थी, वो है टेस्ट। ठीक है, तो उसने कहा हाँ मैच हो गई है, तो मैंने एल्स के पार्ट में वो उसी वक्त चला गया। ठीक है, अगर आप इसका टाइम कैलकुलेट करें ना, प्रोग्रामिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है परफॉर्मेंस, और
जस्ट इन टाइम, JIT, बहुत सारी जो है वो लाइब्रेरीज। और आर्किटेक्चर सिर्फ बनता क्यों है? अगर सेम पुराने वाले आर्किटेक्चर पे सब काम होते हो ना तो नई की जरूरत ना पड़े। बनता क्यों है कि जब मैसिव डाटा आता है, उस मैसिव डाटा को कंट्रोल करने के लिए आप नए से नया आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर लेके आते हैं। हैश मैप का जो काम है, ये मैंने आपको बताया था, ये मैसिव डाटा को जो है ना वो बड़ी जल्दी कंपेयर भी करता है और इसको अरेंज भी करता है, ठीक है। और जब आपको पता है ये सब चीजें मेमोरी में जा रही होती हैं, 1010 के बिट्स में ये जाके इंडेक्स बनाती है, अरे बनाती है वहां पर, और वहां पे जो है आपकी सारी की सारी जो डाटा इंफॉर्मेशन जहाँ वहीं पे हो रहा होता है, मगर जो वहां पर सेव करने का जो आर्किटेक्चर होता है और फेच करने का आर्किटेक्चर होता है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है। नहीं तो पहले दिन जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर जो है वो इन्वेंट हुआ था, तो उसमें भी यही चीज थी। आज भी उस पर जो काम हो रहा है और मेमोरी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, वो इसीलिए कि ह्यूमन फैक्टर है, परफॉर्मेंस फैक्टर है, सस्टेनेबिलिटी फैक्टर है। तो इसलिए हम जो डाटा स्ट्रक्चर जो यूज करते हैं, जो एडवांस डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, उसके यूज करने की यही वजह कि हम जहां हमने ये देखना होता है भाई हमने जो इस वक्त डाटा मैनेज करना है वो मैसिव है या नहीं है, ठीक है। अगर हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल अरे पूरी कर रही है तो हमें हैश मैप की जरूरत नहीं है। अगर मल्टी डायमेंशनल अरे स्लगिश है तो देन वी हैव टू बी स्विच टू द हैश मैप। मतलब ये आप उसी वक्त डिसीजन करते हैं कि कौन सा बेस्ट है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई थी, आई गेस नहीं है तो एब्स्ट्रैक्ट है ना, ये इंटरफेस है। मैंने सेटर और गेटर की क्लास नहीं बनाई थी, बनाई थी, चलो दोबारा बना लेते हैं, नहीं बनाई थी। अच्छा, मैं एक नया पैकेज बनाता हूँ, बनाई थी ना, बनाई थी, ये पुराना वाला मुझे लगता है ये वो वाला लेक्चर, वो वाली फाइल नहीं है, एम्प्लॉय की बनाई थी ना। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं ये एक सेटर और गेटर क्लास बनाता हूँ जो कि जिसको अगर आप 3 टियर आर्किटेक्चर में गए तो कौन सा होता है वो मॉडल होता है, डाटा होता है, या यूआई होती है, या बिजनेस लेयर होती है। डाटा लेयर कहलाती है वो डाटा लेयर कहलाती है। बिजनेस लेयर वो होती है जहाँ आप अपनी बिजनेस लॉजिक्स को फंक्शनैलिटी में चेंज करते हैं, मतलब बिजनेस लैंग्वेज को आप कन्वर्ट करते हैं फंक्शनैलिटी लैंग्वेज में। इसका मैं नाम रख देता हूँ रैकेट क्लास या मॉडल क्लास। अच्छा, पहले मैं सीरियलाइजेबल नहीं बनाता, पहले मैं सिंपल बनाता हूँ। अच्छा, एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन और कुछ भी ले लेते हैं हम, नेम, ओके, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, ठीक है। अगर तो रोल नंबर अल्फा न्यूमेरिक है तो इधर रोल नंबर भी आएगा, अगर अल्फा न्यूमेरिक नहीं है तो वो इंटीजर आएगा। प्रोटेक्टेड
shrink set name ठीक है, string detected get अच्छा, ये आपको समझ में आ रहा है? सिंपल है ना? अच्छा, मैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करूंगा? कैसे इम्प्लीमेंट करूंगा ये, और ये किस काम के लिए यूज होगी? ये आपने यूज करनी है अपनी कैलकुलेटर की क्लास में। क्या ये यूज होगी कैलकुलेटर के या इसकी जरूरत नहीं है? नहीं बता। हाँ, नहीं, इसकी जरूरत क्या है? इस क्लास की क्या जरूरत है? सर, इस क्लास की वैल्यूज को सेट करने के लिए डायरेक्ट एक्सेस ना कर सके यूजर हमारी वैल्यूज पब्लिक क्लास तो है ही है, मगर जरूरत क्या है? अगर बहुत ज्यादा वैल्यूज हो, मतलब आपके पास 10,000 के अगेंस्ट आपके पास रोल नंबर है और 10,000 तकरीबन आपके पास नेम है, तब तो आपको जरूरत पड़ेगी। वैसे तो आप एक वैल्यू हो तो वैसे ही सेट कर सकते हो लोकल वेरिएबल बना के, इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है। अच्छा, पहले मैं सीरियलाइजेबल को कर रहा था। ठीक है,
अब मैं इस क्लास को वैल्यू सेट भी करता हूँ और जो है वो लास्ट वाला लेक्चर मिला होता तो मेरा काफी कोड जो है वो स्किप हो जाना था। अच्छा, इसको मैं कर रहा हूँ कमेंट। ठीक है, अब मैं एक मॉडल क्लास का इक्वल टू न्यू मॉडल मॉडल नाउ अच्छा चूंकि मैंने इसको इनहेरिट नहीं किया, इसका इंस्टेंस बना रहा हूँ तो मुझे ये पब्लिक करना पड़ेगा। अगर मैं इनहेरिट करता तो जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मॉडल क्लास का मैंने यहाँ इंस्टेंस बना लिया। ठीक है, जैसे मैंने इंस्टेंस बनाया मैंने इसमें दो वैल्यूज को सेट कर दिया जो जिसके मैंने गेटर और सेटर मेथड्स बनाए हुए थे। ठीक है, मैं इसको चेक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें डायरेक्ट उसे आई और वैल्यू पास कर दी। सेम ये भी जाएगा और वैल्यू पास कर देगा।
जो काम पहले मैंने रे के बगैर किया था, मतलब अगर आपका डेटा बहुत शॉर्ट है, मगर अगर डेटा ज्यादा है तो वही काम आप रे के थ्रू करेंगे। ठीक है, आ रही है, ठीक है, आ रही है वैल्यू। ठीक है, जूम कर देते हैं आपने, मतलब आपने रे के थ्रू सारा डेटा जो है वो वहाँ के सीरियलाइजेबल डेटा में आपने पुट कर दिया। वो जो क्लास है वो जब मैंने इनहेरिट की उसको सीरियलाइज बनाने के लिए, मतलब पहले वो जो क्लास थी वो एक सिंगल क्लास थी, जब मैंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया सीरियलाइजेबल को, तो वो क्या हो गया, वो एक अरे बन गई। ठीक है, अब जितना भी डाटा इस क्लास में पास करेंगे वो ओवरराइट नहीं करेगा, वो एक नया इंडेक्स क्रिएट करता जाएगा और उसमें पास करता जाएगा। सिंपल। पहले जो था वो, अगर मैं लूप के जरिए भी, अगर मैं इस क्लास को सीरियलाइज ना बनाऊं तो इस क्लास में आप कोई भी डाटा पास करेंगे, जब नई वैल्यू आएगी तो पुराने को ओवरराइट कर देगा। अब जबकि ये सीरियलाइजेबल हो गई है तो अब ये नया इंडेक्स क्रिएट करती रहेगी और एक नया इंडेक्स क्रिएट करेगी और उस वैल्यू को जो है वो मैनेज कर लेगी खुद ब खुद। आप उसी सेटर और उसी सेटर के फंक्शन में वैल्यूज पास करें, आप उसको कोई इंडेक्स पास नहीं करें, इंडेक्स वो खुद ही से मैनेज करे। ठीक है, ये कोड आप देख लें थोड़ा सा, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है सीरियलाइजेबल के बारे में कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर मैं आगे चलता हूँ। क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपसे भी पूछूंगा। अगर तो नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हैं। ये इसकी एक यूआईडी होती है, आप इसको जो है वो डिफरेंट एक और तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब स्टैटिक फाइनल लॉन्ग। ठीक है, ये इसकी एक की होती है जो आपको पास करनी होती है। अगर आप की पास नहीं करेंगे ये सीरियलाइजेबल नहीं बनेगी। आप इस की को प्राइवेट, क्योंकि आपने इस की को प्राइवेट भी कर सकते हैं, मॉडिफायर आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसे एक क्लास है, वो जब मैंने यहाँ पे पहले सेटर और गेटर मेथड बनाए थे तो वो आप अगर कोई नया पास करते थे तो पुराने वाले को ओवरराइट कर देता था। ठीक है, वो एक सिंपल मॉडल क्लास थी जो आपके जो है वो मैसिव डाटा को तो नहीं हैंडल कर रही थी, चंद कुछ डाटा को जो है ना वो हैंडल कर रही थी। ठीक है, जब मैंने इस क्लास को सीरियलाइजेबल बना दिया, अब ये आपके मैसिव डाटा को हैंडल कर रही है और खुद से अरे बना रही है। वो इंडेक्सिंग जो है वो खुद से क्रिएट कर रही है और पूरा जो आपका डाटा स्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिकली बनता जा रहा है, ओवरराइट नहीं हो रहा।
सर मतलब कैसे जैसे काम कर रही है ये समझ नहीं आई कि क्या बैकएंड पे क्या काम हो रहा है। ये बैकएंड पे ये काम हो रहा है कि आपके पास है 50 नेम्स और 50 रोल नंबर सपोज। अब आपने उसको मैनेज करना है। आप अगर उसको खुद से मैनेज करेंगे, आप इंडेक्स देंगे, इंडेक्स देके जो है वो वैल्यूज को पास करेंगे, वो आपके लिए मैनेज करना मुश्किल होगा। ठीक है, आप एक सीरियलाइजेबल क्लास बनाते हो, उसके अंदर दो फंक्शन बनाते हो, सेट और मतलब रोल नंबर सेट कर दो और नेम सेट कर दो। अब वो रोल नंबर जो है और जो नेम है वो ऑटोमेटिकली ये क्लास अरे बनाएगी, इंडेक्स खुद से जनरेट करेगी और वो सेट कर देगी। ठीक है, मतलब ये सर दूसरा नेम इसका वो हैश मैप क्या है? हैश मैप के अंदर तो आप की नेम देते हो ना, यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना पड़ा। हैश मैप के अंदर अगर आपने 50 रोल नंबर देने हैं तो आपको 50 डिफरेंट यूनिक कीज बनानी होगी, नहीं तो डाटा ओवरराइट हो जाएगा। सर हमें एक्सेस करना होगा फिर डेटा ये तो आप पूरी कैसे करेंगे। एक्सेस तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। और ये 1N के वजह 1L इसका एक वो है स्टैटिक, वो मैंने आपको बताया ना आईडी है। बहुत ज्यादा फ्लू है इसलिए मैं थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते पढ़ा रहा हूँ, मेरे सर में बड़ी दर्द हो। ठीक है, नहीं अटेंडेंस इतनी है कोई बात नहीं यार। ठीक है, तो इसको किसी वेरिएबल में मैंने पास नहीं किया, आपको कैसे पता लगेगा? ठीक है,
ठीक है, ऐसे ही करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। मैंने उसके साथ जो है वो अटैच किया। वैल्यू ऑफ कास्टिंग के लिए सर वो कितनी टाइप में आ रहा है? जी, उसकी डाटा टाइप का जो हमें वैल्यू लेती है अचीव कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट जो है आपको रिट्रीव होगा ना, यहाँ इंडेक्स में पड़ा ना, तो आप है तो वो स्ट्रिंग वैल्यू, मगर जब आप उसको डाल देते हो अरे के अंदर तो वो स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, हाँ 101010 के फॉर्म में नहीं होता। ठीक हो गया, ये भी चीज क्लियर होगी। अच्छा, वो हम एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ कंपोनेंट्स पढ़ाता हूँ ताकि कितने कंपोनेंट्स तक आप कवर कर सकते हो सारी क्लासेस में। मतलब मिड में अगर मैं आपको 4-5 कंपोनेंट, टेक्स्ट व्यू तो आपको पढ़ा दिया, बटन भी पढ़ा दिया, वो तो बड़ी माइनर चीज है। अगर मैं आपको जो है वो थोड़े से डिफिकल्ट कंपोनेंट्स पढ़ा दूं तो चलेगा? हैं? पक्की बात है ये ना, मैं पूछूं आप लोगों को नहीं पता है? अगर आपने बाद में पढ़ने तो कोई मसला नहीं, अभी मैं आपको जो है ना इजी वाले कंपोनेंट्स पढ़ा देता हूँ। अच्छा, लेआउट का तो आप लोगों को आइडिया है ही है सब। अच्छा, आपको याद है हमने इंटेंट किया था? इंटेंट नहीं याद? इंटेंट हमने 2 लेआउट्स बना के उसको इंटेंट में पास करके शो नहीं की थी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। पिछला कोड जो है मैं ये हाइड कर रहा हूँ, ये वाला। ठीक है,
अब चूंकि इंटेंट मॉडल से हम थोड़ा बाहर आ रहे हैं तो हम जो है वो इंटेंट की तरफ, इंटेंट होते हैं एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, ठीक है, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट इंटेंट्स की टाइप होती है, ठीक है। इंटेंट क्या होती है? इंटेंट वो होता है जो आप एक एक्टिविटी को या कोई भी काम, ब्रॉडकास्ट को, सर्विस को लॉन्च करने के लिए यूज करते हैं। क्या इंटेंट होते हैं? इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। हाँ, न्यू विंडो क्या वेब में सारी जिंदगी ना सोचा करो। एक ऐप ने नई एक्टिविटी बनाई, उसको आपने कुछ पैरामीटर्स पास करने, या हमने काम करना है, बैकग्राउंड पे जो है वो प्रोसेस चलता रहे खुद ही। जैसे लोकेशन की एप्लीकेशन होती है जो आपकी लोकेशन गेट कर जीपीएस के थ्रू जो है वो शेयर करती है और आपको लोकेट किया जा सकता है आप किधर हो। अच्छा, कभी हमने ये सोचा कि आपके बंद सेल फोन पे भी आप लोकेट हो सकते हो सकते हो सकते हो। जब तक सिम भी निकाल के भेजते हो फिर भी हो सकता वो जो लोकेशन है वो सिम का नेटवर्क आपकी जो है ना लास्ट लोकेशन वो देगा जब आपका फोन बंद हुआ, ठीक है। मगर जो सेल का, जिसने सेल बनाया है ना, मतलब जो कंपनी है उसकी डिजाइनर सेल, वो आपको आपकी करंट लोकेशन दे सकती है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई आईफोन यूज करता है आप में से, तो आप आईफोन को बंद करने के बाद ना अपने लैपटॉप से कोई लोकेट आईफोन, वो आईफोन पे नहीं देगा, किधर भी रख दें आप, ऑटोमेटिकली रिंग आएगी उसकी। कुछ भी नहीं, मोबाइल ऑफ है, जीपीएस से तो वो तब कनेक्ट होता है ना, मतलब वो ट्रेस कर सकता है तब जीपीएस के अंदर एक अपनी, उसको चलाने के लिए ना एक पावर होती है, जो पावर आपकी बैटरी में से ले रहा होता है। अगर आप बैटरी लेके निकालते हैं तब आप बचते हैं, अगर बैटरी नहीं निकालते तो बैटरी तो नहीं करेगा उसको। अगर बैटरी जो है वो ड्रेन नहीं है, इतनी ड्रेन नहीं है कि वो बिल्कुल जीरो हो गई हुई है, तो आपकी लोकेशन मिल जाएगी, ठीक है। जैसे आपकी वॉचेस होती हैं जीपीएस, यूज नहीं की होगी, पाकिस्तान में ट्रेंडिंग, और पाकिस्तान में घड़ी पहनने का ट्रेंड है, और बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो आप यूज करते हैं ट्रैकिंग के दौरान। या एक और एग्जांपल आपको दो, कार्स के अंदर जीपीएस लगा होता है जो आपको जो है वो पूरा जो पाथ जो है वो बताता है। तो उस डिवाइस में तो कोई इंटरनेट नहीं होता ना, उसमें कौन सा इंटरनेट होता है? तो आपकी लोकेशन को गेट करके आपको मैप के ऊपर बताता है कि आप कहाँ हो और आपने किधर जाना है। उसमें क्या जीपीएस सैटेलाइट के थ्रू, सैटेलाइट से कैसे कम्युनिकेट करेगा? जीपीएस के जरिए करेगा ना, और तो कोई चीज नहीं। अच्छा, ये मैंने एक एक्टिविटी बनाई थी, आपको याद होगा, बटन की क्लिक इवेंट पे मैंने शो की थी, राइट। अब मैं आपको ब्रॉडकास्ट वगैरह अभी नहीं करवाना चाहता क्योंकि आपको मिड के बाद करवाऊंगा ब्रॉडकास्ट और स्टॉप। ब्रॉडकास्ट, सर्विसेज और कंट्रोलर, तो तीनों चीजें मैं आपको आपके मिड के करा भी सकता हूँ, मतलब मिड के एग्जाम में वो ना ही लूँ क्योंकि वो बड़ा लेंथी है थोड़ा सा, और पुश नोटिफिकेशन वगैरह सब उसमें कवर होता है। पुश नोटिफिकेशन, बैकग्राउंड सर्विसेज, थ्रेड्स, ठीक है। थ्रेड्स आपको थोड़े से पढ़ा दूं अभी। हाँ, थ्रेड क्या चीज होती है? थ्रेड वो प्रोसेस है जो बार बार चलता है, टाइमर की तरह होता है। हाँ,
यूज क्यों करते हैं? एक कोई भी काम को बार बार रिपीट करने के लिए। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि आपने एक तो आपके लोकेशन की एग्जांपल दी ना, एक ये है कि आपने इंटरनेट से अपना डाटा भी लेके आना है होस्टिंग सर्वर से, और दूसरा आपने जो है वो प्रोग्रेस बार भी शो करनी है। तो दोनों एक डिफरेंट टास्क है, एक वो टास्क है, एक ये टास्क है। अगर आपने दोनों को कॉन्करेंट करना है ना, एक ही टाइम में इंप्लीमेंट करना है, तो आपको थ्रेड यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपकी बार नहीं दिखाएगा। और अगर बार नहीं दिखाएगा, और दूसरा ये कि और वो भी सिंक्रोनस, अगर आप सिंक्रोनस थ्रेड यूज करेंगे, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस का मेथड का पता है क्या होता है? हाँ? सर एक टाइम पे डिवाइड कर देता टाइम और डिफरेंट चीजों को डिफरेंट एक जितना टाइम दे देता है। एसिंक्रोनस वो होता है जिसमें आपकी जो है ना वो यूजर इंटरफेस जो है वो बिजी रहती है, बिजी नहीं रहती। और सिंक्रोनस में होता है कि आपकी यूजर इंटरफेस को वो हैंग कर देता है। कम्युनिकेट दोनों ही करते हैं। सर थैंक यू। हैंग इसलिए होता है कि वो कंप्लीट नहीं होता जब तक वो रिलीज नहीं करता ऑब्जेक्ट को, जब तक वो पूरा ना कर दे, अपना टास्क पूरा परफॉर्म ना करते। सर एक टास्क को पूरी तरह परफॉर्म करेगा, उसके बाद मुझे को टाइम देगा अपना। ये गलत है ना, सर आपने मल्टीटास्किंग करना है। सर अगर एक प्रोसेस के थ्रू आप डिफरेंट प्रोसीजर को डिफरेंट टाइम दे रहे हैं, यानी एक जितना टाइम डिवाइड किया हुआ जो डिफरेंट प्रोसेस के लिए सारे प्रोसेस एक टाइम पे काम कर रहे हैं। नहीं, मैं तो कॉन्करेंट की बात कर रहा हूँ। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सुबह खुलेगी और शाम को बंद होगी। जाहिर सी बात, सपोज आप बस में बैठे हैं और बस जो है मतलब उसकी क्रीम की या उबर की एग्जांपल लेने, वो पाकिस्तान में आ गई। आपने लोकेट करना है उबर की टैक्सी किधर है। अब उबर का जो क्लाइंट है, जो आपका यूजर है, जो टैक्सी प्रोवाइडर है, उसको अगर 20 एक ही टाइम में रिक्वेस्ट इन्वोक हो जाए और आपका जो 20th नंबर हो, तो आपकी बारी तो शाम को आएगी, राइट? तो एसिंक्रोनस से होता है वो कंकरेंट मल्टीटास्क को एक ही वक्त में जो है ना वो सबको इंप्लीमेंट करता है। हाँ, अगर आप एक थ्रेड यूज करें तो फिर आपको क्यू बनानी होती है। उस क्यू का कोई फायदा नहीं होता। उसमें ये होता है कि पहले ये टास्क करो, वो टास्क करो, फिर तीसरा करो, फिर चौथा करो। समझिए? तो थ्रेड आपको अभी करवा दूं या अभी आपको इंटेंट करवा दूं? इंटेंट बड़ा छोटा सा है। सर पहले इंटेंट की गैप थ्रेड के इंटेंट का थ्रेड से कोई ताल्लुक नहीं। इंटेंट तो एक्टिविटी के साथ चलता है। दो किस्म के इंटेंट होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। सर अगर हम अपने लैपटॉप से कंटिन्यूअसली डाटा सर्वर पे भेज रहे हैं तो सर वो भी थ्रेड से जाएगा। डेटा सेंड करना काम जो है वो सेंडर और रिसीवर का है। सर जैसे कि थ्रेड बना के आप सेंड सर करते हो। एग्जांपल उसकी ये होगी कि हमारा जो बैकअप मोबाइल को होता है वो ड्राइव पे जा रहा होता है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको नहीं अभी इसमें समझ आए, इजी कर दो कि जैसे एक अलार्म नोटिफिकेशन की एप्लीकेशन है जिसने आपको मेडिसिन की अलार्म दे दिया कि यार 4 बजे मेरा जो है ना ये अलार्म बज जाए, या 5 मिनट के बाद मेरा एक अलार्म बज जाए। इस फोन में मुझे बताया कि मैंने 5 मिनट के बाद मेडिसिन लेनी है। तो आप क्या करोगे, आप एक थ्रेड बनाओगे जिसके अंदर एक टाइमर लगा होगा, ठीक है? वो टाइमर थ्रेड क्या करेगा, वो बार बार जो है इन्वोक करेगा कि चेक करो टाइम हो गया, 5 मिनट पूरे हो गए। अगर नहीं हुए तो क्विट कर जाओ, अगर हो गए हैं तो नोटिफिकेशन दे दो इसको, ठीक है? ये सिंपल नहीं समझ आई? वो और चीज है, वो नहीं है। जो आप डेटा सेंड और रिसीव कर रहे हो किसी होस्टिंग सर्वर के ऊपर, वो डिफरेंट है। वो तो आप एक वेब सर्विस को कॉल भेजते हो और वहां से कॉल बैक आता है। तो अगर ये जो आप इम्प्लीमेंट करते हो काम जिस चीज में, उसको थ्रेड कहते हैं। सिर्फ आपकी वॉइस तक आप मतलब सर्वर पे ना जा रहे तो वो चीज थ्रेड एक टास्क है, चलो
एक टास्क है कि रिसीव करो और सेंड करो, ठीक है। रिसीव करना और सेंड करने का जो पूरा टास्क है ना, वो आप जिसके जरिए इंप्लीमेंट करोगे उसको थ्रेड करोगे। थ्रेड एक प्रोसेस है, फ्रेमवर्क कैसे? नहीं फ्रेमवर्क तो बहुत बड़ी चीज होती है। फ्रेमवर्क तो जावा को कहें आप एक फ्रेमवर्क है। सर मतलब इसकी एग्जांपल ये होगी क्या, हम कॉपी कर रहे होते हैं तो उनके टाइम तो होता है, वो कभी टाइम जेन्युइन नहीं होता, आपने देखा वो जनरेट कर रहा है, वो कोई एप्लीकेशन आपको परफेक्ट टाइम नहीं बता सकती। तो वो नहीं काम हो रहा है, थ्रेड यूज हो रहा है। नहीं, वो चीज है, वो होता है कि आपने कितने परसेंट फाइल्स को जो है ना वो कॉपी कर लिया और कितने परसेंट रह गई हैं, उसकी फिर परसेंटेज निकाल के वो आपको बताता है। उसमें जो है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है आपकी प्रोसेसर की स्पीड, एक प्रोसेसर जो है वो उसमें वो कितनी देर में ये इतने साइज की फाइल कॉपी कर सकता है। फिर सर थ्रेड हम सिंपल यही कहेंगे कि टाइमर चेक है, नहीं, टाइमर होता है यार, टाइमर को छोड़ दो आप फिलहाल। मैं आपको टाइमर किस लिए है, उस काम को री इन्वोक करने के लिए, बेसिकली तो टास्क एक टास्क है, ये बात सही। मल्टी थ्रेड मल्टी थ्रेड का मतलब है मल्टी टास्क। और टाइमर हम क्यों करते हैं, टाइमर हम इसलिए करते हैं कि आपने इस टास्क को रिपीट करना है इतनी देर के बाद, ठीक है। जैसे आपने एक थ्रेड बनाया कि जाओ और चेक करो कि ये जो इसका मेडिसिन का टाइम हो गया, तो वो थ्रेड एक दफा चलेगा, खत्म हो जाएगा। उस पूरे थ्रेड को री इन्वोक करने के लिए आपको एक टाइमर लगाना पड़ेगा कि हर 20 सेकंड के बाद ये जाए और इस प्रोसेस को री इन्वोक करे, ठीक है। ये है थ्रेड। अगर कहीं ऊप आप लोगों ने बड़ी अच्छी पढ़ी होती तो ये आपको प्रॉब्लम ना होता। ये सब चीजें उसमें, किसमें पढ़ते हैं यार, मगर ना बात पता नहीं, शायद आप लोगों का इंटरेस्ट लेवल नहीं इतना आता कि इस चीज को करना कैसे है और ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, शायद इसलिए नहीं आता। मगर अगर एज अ प्रोग्रामर यू वांट टू बी जॉइन फील्ड, तो फिर आपको जो है यू शुड बी गुड इन दैट। अगर नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है। प्रोग्रामिंग जो है वो बड़ी टफ होती जा रही है क्योंकि मल्टीटास्किंग जो है ना बहुत इन्वॉल्व हो रही है चीज़ों को हैंडल करना। मगर अगर आपके जो है अगर बेसिक आपकी जो है फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो फिर कोई मसला नहीं, उसको देखना होगा। तो थ्रेड बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम इंटेंड करते हैं फिर आपको एक पूरी क्लास थ्रेड की बताएंगे। एब्स्ट्रक्शन तो आप लोगों को क्लियर होगा है ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है पता लग गया ना, उस दिन इम्प्लीमेंट भी की थी। क्या होती है, एक मेथड होते हैं और उसके अलावा अब्स्ट्रैक्ट का आपने ये बताया था कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास इसलिए यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपका सुपरवाइजर है जैसे, और वो अपने वर्कर्स को नीचे जो है प्रोग्रामर्स उनको काम देना चाह रहा है, वो फंक्शंस वो जो है डिफाइन कर देता है और जो उसके नीचे काम कर रहे होते हैं उनको वो यूज करने होते हैं। हाँ उसको पता होता है कि जब मैंने इसको कॉल किया है, या एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस में थोड़ा सा फर्क होता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप कोई ना कोई फंक्शन इंप्लीमेंट भी कर सकते हो, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड को नहीं इंप्लीमेंट कर सकते, उनको सिर्फ डिफाइन कर सकते हो। मगर नॉन एब्स्ट्रैक्ट को आप इंप्लीमेंट भी कर सकते हो, और सही है। और मतलब क्लियर होना चाहिए यार, बड़ा जरूरी है ये। इंस्टेंस बनाने की जरूरत सी में नहीं पड़ती, मगर यहाँ पे आप एक्सटेंड कर रहे होते हैं इसको। आपकी बात सही है, इंस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, मगर यहाँ पे आप क्या कर रहे होते हैं, इनहेरिट करते हो। जब इनहेरिट करते हो तो आपको सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंप्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा इंटेंड करते हैं,
इंटेंट आपको याद होगा, मैंने एक बटन डिक्लेयर किया था, ये देखें, ये क्लियर, ये मैंने डिक्लेयर भी किया होगा, ये देखें बटन एक डिक्लेयर किया हुआ है, और इसके ऑन क्लिक इवेंट पे मैंने एक नई एक्टिविटी को लॉन्च किया था। ये देखिए मैंने लॉन्च का एक फंक्शन बनाया था और इधर मैंने लॉन्च किया था और इंटेंट यूज किया था, याद है? याद हो। अच्छा, अब मैं इस इंटेंट के अंदर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि आप इस इंटेंट में जो है ना वो नेम भेज दो और रोल नंबर भेज दो। सपोज नई एक्टिविटी है, देख लेनी, ले लो, ब्रेक ले लो। कब आओगे वापस? 20 मिनट्स, 25 दैट्स गुड, आ जाओ। पॉज कर दूं इसको? सॉरी, हाँ, इंटेंट ये मैंने सेकंड एक्टिविटी लॉन्च करने के लिए एक इंटेंट बनाया, ठीक है। मैंने आपको याद बताया होगा कि जब मैं सेकंड एक्टिविटी बनाऊंगा, सेकंड एक्टिविटी जब मैंने बनाई तो उसको मैंने मैनिफेस्ट में भी डिक्लेयर किया
कैसे डिक्लेयर किया, ये देखें मैंने एक्टिविटी नेम दिया। एक्टिविटी नेम क्या है, मेरी क्लास का नाम। मेरी क्लास क्या थी, ये इंटेंट टू के नाम से, ठीक है। वो सेम नेम मैंने यहाँ पे दिया। तो मैंने उसको बताया कि ये मेन नहीं है और ये लॉन्चर भी नहीं है। जो आपकी मेन और लॉन्चर होती है उसमें आप ये 2 लाइन्स लिखते हैं मैनिफेस्ट के अंदर, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम बता दिया था। अब मैंने अपनी जो वैल्यूज और कीज इसमें सेंड करनी है अपनी सेकंड एक्टिविटी की तरफ, ठीक है। मैंने लिखा इंटेंट, जो कि इंस्टेंस है इंटेंट की क्लास। पुट एक्स्ट्रा, इसमें एक्स्ट्रा इंटीग्रेट करो, एम्बेड करो, जिसकी की नेम है नेम और रोल नंबर, ठीक है। उनकी वैल्यूज है सैमुअल्स और 1 2 3 4 उसका रोल नंबर है। अब मैं इन दोनों चीज़ों को गेट करूंगा अपनी सेकंड एक्टिविटी पे। मेरी सेकंड एक्टिविटी क्या है, इंटेंट टू की क्लास है। वहां पे मैं क्या, मैंने उसको कहा कि एक बंडल जो है वो क्रिएट कर दो जिसमें इंटेंट के सारे एक्स्ट्राज हो, ठीक है। वहां मैंने किया था इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। यहाँ मैंने किया एक बंडल एरिया जो कि एरे टाइप बंडल है, ठीक है। ये डाटा स्ट्रक्चर जो है ये सारे एक्स्ट्रास को जो है गेट करके अपने अंदर सेट कर लेता है। मैंने किया गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रास और उस बंडल में सेट हो गए। अब इस बंडल के अंदर की के नेम से मैं वैल्यूज को गेट कर सकता हूँ। मेरी की के नेम्स कौन से हैं, मेरे की के नेम ये हैं, ये दोनों। एक मैंने डिफाइन किया हुआ है पहले से, एक मैं अभी और डिफाइन करके गेट कर देता हूँ, ठीक है। रोल नंबर भी गेट कर देता हूँ। इस की में क्या आएगा, इस की में वही आएगा जो नेम है इसका, ठीक है। तो मैं की नेम कहाँ से लूंगा, मैं यहाँ से लूंगा। इसको कॉपी किया और अपनी सेकंड एक्टिविटी की क्लास में जाकर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ और वैल्यूज गेट होंगी, आपको पता लग जाएगा हुई भी है कि नहीं हुई, ठीक है। डिबग मोड ऑन किया और मैंने इसको रन कर दिया। आपकी डिवाइस यहाँ चला के दिखाओ। अच्छा, मैंने शो इंटेंट पे क्लिक किया, ठीक है। ये ब्रेक पॉइंट पे रुक गया। अब मेरा जो नेम था ना वो क्या था और रोल नंबर की वैल्यू क्या थी वो आप चेक कर लें। नेम था सैमुअल्स और रोल नंबर था 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं F8 करता हूँ स्टेप ओवर। ये आपको कीज यहाँ से मिलेंगी, ये देखें आप जाएंगे ना रन में, यहाँ पे है स्टेप ओवर F8 है, ठीक है। F9 जो है रिज्यूम है, 4 स्टेप ओवर ऑल शिफ्ट F8 है। स्टेप इनटू F7 है, मतलब स्टेप इनटू का मतलब है अगर मैंने फंक्शन के ऊपर ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि फंक्शन के अंदर का कोड जो है वो क्या कर रहा है लाइन बाय लाइन, तो मैं F7 क्लिक करूंगा, वो फंक्शन के अंदर चले जाएगा और फिर मैं F8 करता रहूंगा, ठीक है। उस फंक्शन की सारी लाइंस को मैं रीड कर सकता हूँ। मैंने नेक्स्ट किया तो देखा नेम में क्या आ रहा है, सैमुअल्स आ रहा है, ठीक है। और ये रोल नंबर में रोल नंबर आ रहा है। F9 करेंगे स्किप हो जाएगा, मैंने F9 प्रेस कर दिया। कहते मैं दोबारा रन करके दिखा देता हूँ। दोबारा रन कर दूं या जरूरत नहीं है, कर दूं।
नेम सैमुअल से आ गया, ठीक है, शो कर दिया। रोल नंबर जो था वो 1 2 3 4 था। दोनों वैल्यूज को अगर आपने मेक श्योर दैट you have to once switch back to the previous screen, यहाँ पर आएंगे पता लगेगा वैल्यूज, ठीक है। ये था इंटेंट। अच्छा, मैंने आपको लास्ट सेक्शन में डबल मल्टी डायमेंशनल अरेज भी बताई थी ना, बताई थी ना? और कोई चीज रह गई है इसमें से? यस, हैश मैप भी हो गया, इंटेंट भी हो गया। ओके, अच्छा, अब कंपोनेंट्स कर लेते हैं। मैं अपनी लेआउट पे आया, ठीक है। मैं इसको जरा क्या क्लास नहीं, हाँ क्लास मतलब एक एरे टाइप क्लास है जो जिसके अंदर सारे एक्स्ट्रास इंटेंट के जो अंदर मैंने वाली नहीं ये एंड्रॉइड की है। हाँ, ऑटोमेटिकली वो बंडल क्या करते हैं, सारे जो मैंने एक्स्ट्रास की वैल्यूज पास की थी ना, वो सारी फैच करके उसमें पास कर देते हैं। डिफरेंट टाइप के मैंने डिफरेंट करवाए, रोल नंबर नेम डिफरेंट है, ठीक है। और करवाने आप 10 चाहे 10 करवा सकते, कोई इशू। इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, मतलब उसकी ये रीज़न होती है कि आपने नेक्स्ट एक्टिविटी को कुछ वैल्यूज पास करके, जैसे यूज़र आईडी है, आपने एक यूज़र नेम पासवर्ड दिया, लॉगिन होके मेन स्क्रीन पे आ गए। अब आपने जो है वो जाना है उसकी प्रोफाइल पे। जब आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो वो यूज़र आईडी पास करेगा और उस यूज़र आईडी के अगेंस्ट आप सारा डाटा लेके आएंगे, राइट। तो यूज़र आईडी नेक्स्ट एक्टिविटी को कैसे पास करेंगे, ऐसे ही पास करेंगे इंटेंट के थ्रू, ठीक है। अगर आपने कोई पैरामीटर्स पास करने हैं, तो जैसे आप लोग .NET पढ़ रहे, आपने उसमें लिखा होगा कि .NET में जो है वो आप एक वैल्यू एक क्वेश्चन मार्क के पैरामीटर के अंदर सेंड करते हैं ना, एक सेशन के जरिए करते हैं, ठीक है। वो क्यों करते हैं, उसकी ये वजह होती है कि आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है आपने कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है, सेम रीजन है यहाँ पर, ठीक है। सेशन अच्छा, टेक्स्ट व्यू आपने कर लिया, बटन कर लिया, टॉगल बटन भी कर सकते हैं, बस सेम ही है ये सिर्फ इसका फंक्शन डिफरेंट होता है। बटन जो है वो क्लिक होके रिलीज हो जाता है, ये रिलीज नहीं होता, फंक्शन सेम ही। चेक बॉक्स करते हैं, रेडियो बटन करते हैं, ठीक है। फिर हम उसके बाद करेंगे, स्विच कर लेंगे ये सब टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज हैं, ये पासवर्ड और न्यूमेरिक और ईमेल। ये सिर्फ आपको टाइप सेट करनी होती है एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करनी है, ये भी बहुत आसान है। उसके बाद लेआउट्स हैं, ग्रिड लेआउट, फ्रेम, लीनियर, रिलेटिव, टेबल लेआउट और टेबल रो। इसमें मैंने आपको 2 करवा दिए हैं, रिलेटिव करवा दिया है, लीनियर में आपको करवा देता हूँ। फ्रेम जो है वो उसकी हमें वो भी आपको करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। टेबल लेआउट जो है वो यूज होता है जहाँ मैसिव डेटा हो, वो आप टेबल के अंदर उसको शो करते हैं, जैसे आपने एक्सेल की शीट की तरह का कोई काम करना हो।
उसके बाद है रेडियो ग्रुप, लिस्ट व्यू, ये बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं आई गेस, मगर हम इसमें से सारे तो नहीं कर पाएंगे, तो जितने मैक्सिमम मैं करवा सकूंगा आपको करवा दूंगा बिकॉज ऑफ टाइम। ठीक है, अच्छा चेक बॉक्स को ड्रॉ करते हैं, एक्सएमएल में जाते हैं। मार्जिन आपको मैंने बताया था कि कैसे देते होते हैं, मार्जिन टॉप की है। अच्छा ये आ गया, अब इसके अंदर लेबल भी लिख रहे हैं। स्कूल, स्कूल आ गया, स्कूल आ गया, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दो, ठीक है, एक चेक बॉक्स आ गया। एक चेक बॉक्स काफी है, नीचे एक बटन ले लेता हूँ, उस बटन के इवेंट के ऊपर चेक बॉक्स को चेक ऑन चेक ऑफ करवा देते हैं, नहीं ठीक है। आपकी कितनी क्लासेस हुई हैं? वो 15 के बाद कह रहे थे। 15 के बाद फाइनल हो जाएगा। श्योर 20 लेक्चर हो गए। 20 लेक्चर होगा ना, ऐसे बोलो। बस सही है फिर, क्योंकि 2 लेक्चर्स एक साथ हो तो उसी में कर लेंगे नेक्स्ट से नेक्स्ट। एंजॉय। आपको मार्जिन वगैरह देने आ गए ना बड़े आराम से, लेआउट तो बनाई होगी आप। ठीक हो गया। एक फंक्शन बना रहा हूँ इनिशियलाइज का।
init initialize, ये शॉर्ट फॉर्म है initialize। ये फंक्शन आप किसी भी नेम से बना सकते हो। ठीक है, अगर आप कहते हो मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ, कंफ्यूजिंग है। ठीक है, अब वो पता नहीं ये सब मैं क्यों करूं। ये क्लियर है ना, ये मैं क्यों करूं? नहीं, ये तो जो मैंने ऑब्जेक्ट लिया है उसको मैंने डिक्लेयर भी तो करना है ना। तो मैंने ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, या मैंने उसको पास किया कि इस इंस्टेंस के अंदर व्यू के अंदर जो बटन नेम का आईडी है उसको सेट कर दो। फिर चेकबॉक्स के अंदर व्यू के अंदर जो चेकबॉक्स 1 के नेम का जो आईडी है वो इसमें सेट कर दो। ठीक है, ये देखें बटन, इसका आईडी नेम है BTN, चेकबॉक्स इसका आईडी नेम है चेकबॉक्स 1। ठीक है, कैलकुलेटर नहीं बना रहे हो उसमें तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब इसको करने के लिए मुझे ऑन क्लिक इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे ऑन क्लिक लिसनर को जो है कॉल करना पड़ेगा। ऑन क्लिक लिसनर क्या है? एक इंटरफेस है, मुझे इसमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा क्योंकि एक इंटरफेस है। ठीक है, और BTN के ऊपर सेट ऑन क्लिक लिसनर को ट्रू करना पड़ेगा। अब मैं इस क्लिक की बॉडी के अंदर मैं एक स्विच केस लिखता हूँ। ये इंसर्ट का बटन होता था, एक
यार ये कर्सर के इंसर्ट का बटन किधर है? कीबोर्ड में होता है ना INSERT। ओके, बहुत छोटा लिखा हुआ। अच्छा, अच्छा पहले मैं जो है वो चेकबॉक्स को बटन की क्लिक के पे उसको मैं मार्क कर दूंगा, फिर मैं सेकंड टाइम में चेक करूंगा कि ये ट्रू मतलब मार्क है या नहीं है। ठीक है, नहीं समझ में आई? फेसबुक यूज कर रहे हो? नहीं सर, आईफोन का चीज देख लो। अभी ये तो मैंने मिनिमाइज करके ओपन किया सर। ये सर ये देखा हो क्या क्या खोला ठीक है, मैं नई एक्टिविटी को लॉन्च करता हूँ। ठीक है, क्लिक हो गया। अब मैं खुद से क्लिक करूंगी, खुद से क्लिक करके मैं ये चेक करूंगा कि ये क्लिक है या मतलब चेक्ड है या नॉन अनचेक्ड है। ठीक है, कोई बता सकता है मैंने इसके इस स्टेटमेंट को ऐसे क्यों लिखा? सर ये चेक करने के लिए कि मुझे चेक बॉक्सेस हाँ, मगर इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? सर वो चेक करेगा, एक स्टेटमेंट है उसे चेक करेगा, फंक्शन है ये फंक्शन है, ये स्टेटमेंट सर अगर वो ये फंक्शन है। एक सर ये वाला। अच्छा, मैंने इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा? बेसिकली आप वाली इसमें भी लिखेंगे ना तो उसका मतलब है कि चलो, इसकी वजह ये है कि ये रिटर्न करेगा कि ये फॉल्स है या ट्रू है। अच्छा, क्या यहाँ पे टोस्ट ले लेते हैं। टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। ठीक है, अच्छा, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट ये क्या करता है? ये आपको मैसेज शो करेगा और इसका जो टाइम होता है ना वो बहुत थोड़ा होता है, चंद सेकंड्स का टाइम होता है। शो करेगा और फिर डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डायलॉग नहीं है जस्ट। और इसमें आपको क्या क्या चाहिए वो कह रहा है कॉन्टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, और इसके जो है वो पूरे पैरामीटर्स यहाँ हाँ आप शो। हाँ, उसके बाद टेक्स्ट है और टोस्ट की टाइप क्या है, मतलब लेंथ शॉर्ट है या लेंथी है। ठीक हो गया। कॉन्टेक्स्ट क्या है? दिस। टेक्स्ट क्या है?
checkbox is checked. ठीक है, और toss dot length long मतलब थोड़े लंबे अरसे तक शो होगा। ठीक है, अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और एक्स पार्ट में भी लिख देता हूँ। एल्स पार्ट में मैं क्या करूंगा, अनचेक्ड। ठीक हो गया, लेट्स डू इट। ठीक है, शो इंटेंट पे क्लिक किया मैंने दूसरी एक्टिविटी को लॉन्च करने के लिए। मैंने खुद से इसको चेकबॉक्स को मैंने क्लिक किया। ठीक है, बटन पे मैंने इसने क्या कहा, चेक। ठीक है, हाँ, उसने क्या कहा, चेक्ड है, मतलब क्लिक किया। अब मैं क्लिक करूंगा तो वो मुझे बताएगा कि इसकी स्टेटमेंट अनचेक है। ठीक है, अब हम करते हैं रेडियो बटन। ना यार, अब तो मोबाइल भी दो केबल के साथ। ठीक है, ठीक हो गया। अब इसमें चलने दो, उनको दिखा। डिवाइस पे भी रन करके देख लेते हैं क्या है कैसे।
ये क्या है? ट्रेड क्या है? डाउन कर लेगा जल्दी से ये तो नहीं अच्छा ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है नहीं वाईफाई से अटैच तो नहीं करनी पड़ेगी ना हाँ बस ठीक है बस अभी ये कनेक्टेड है पासवर्ड हो जाएगी ऑटोमेटिकली और जी यूएल ये है ना ये देख ठीक है डायरेक्ट डीबग किया वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करता है ये
पहले हमने उसको देखा था चेक बॉक्स को, अब हम रेडियो बटन को देखेंगे। ठीक है, अनचेक कह रहा है वो, मतलब रेडियो बटन को मैंने अभी क्लिक नहीं किया। ठीक है, जैसे ही मैं इसको क्लिक कर दूंगा चेक होगा। ठीक है,
इसका सेम वही प्रोसीजर है जो चेक बॉक्स इंडस लगा लो यार बाकी इसका ना रेडियो बटन का नेक्स्ट टाइम में मैं ग्रुप बनाकर फिर मतलब मेल फीमेल और उनमें से कोई एक क्लिक होगा और जब उसको क्लिक करेंगे तो ये चेक फॉल्स हो जाएगा। अच्छा आप इसको जो है प्रोग्रामेटिकली भी कर सकते हैं कि चेक करने कोई और तो क्लिक नहीं है, अगर कोई और क्लिक किया तो सबको फॉल्स कर दें, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो वो खुद ही करते हैं ना।